हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? चलो आज फिर से हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और कल हमने मगध के साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और अंतिम शासक के रूप में पढ़ा था धनानंद। धनानंद बहुत अत्याचारी शासक था, विलासीपूर्ण शासक था। वह अपने कार्य में मग्न रहता था, यानी कहने की बात है बहुत अत्याचारी था। तो जनता पर बहुत शोषण करता था। जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी थी, जनता बहुत दुखी हो गई थी ऐसे राजा से, और उस राजा के साम्राज्य को उखाड़ कर फेंकने का प्रण लिया। अब उसी समय तक्षशिला के एक गुरुजी थे, उनके पास सारी प्रजा जाती हैं और उनसे विनम्र निवेदन करती हैं कि गुरुजी आप धनानंद को समझाओ, नहीं तो वो हम पर इतना अत्याचार कर रहा है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। न जाने कितने ही प्रकार के उसने राजस्व या कर लगा रखे थे और उन कर से जनता बहुत दुखी हो रही थी। तो वो कर कम करने के लिए या और दूसरे कार्य के लिए वो गुरुजी को विनती करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वो गुरुजी थे चाणक्य, जिनका दूसरा नाम मिलता है कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति थे। वहां से फिर वो शुरू होते हैं और जाते हैं मगध में। तो मगध में जाने के बाद जब वो राजभवन जाते हैं तो उन्हें बाहर ही द्वार पर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि अंदर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, जिसके कारण किसी का भी प्रवेश वर्जित है। तो चाणक्य जी सोचते हैं कि हाँ होता होगा, कोई कोई मीटिंग चल रही होगी, तो हम क्या करें, थोड़ी देर वेट कर दें। बहुत समय हो गया और बहुत समय के बाद भी जब राजा धनानंद बाहर नहीं आया, तब उनको गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है कि मैं बाहर आया हुआ हूँ फिर भी मेरा स्वागत नहीं किया गया, जबकि मैं राज्य में आया हूँ तो मुझे लेने के लिए स्वयं शासक को आना चाहिए था। यह सोच के वो द्वारपाल से जबरदस्ती करके वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं और राजभवन में पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि क्या देखते हैं कि नृत्य के नृत्य कर रही है। धनानंद आराम से बैठा बैठा दारू पी रहा है और मजे से वाह 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 कर रहा है। तो ये देखकर चाणक्य बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी और मुझे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए रोक दिया गया। तो वो धनानंद को डांटने लग जाता है। जैसे ही धनानंद को डांटने लगता है, धनानंद को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है एक तुच्छ ब्राह्मण मुझे एक मगध के शासक को क्या ये खरी खोटी सुना रहा है। तो फिर धनानंद भी चाणक्य को भला बुरा कह देता और उन्हें बहुत खरी खरी सुना देता, जिससे चाणक्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसी समय वो प्रण लेते हैं कि मैं जब तक तेरा विनाश नहीं कर देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और इसी गुस्से के साथ वो अपनी जटा को खोल देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने जटा उसके बाद जब धनानंद का विनाश हो गया था उसके बाद ही उन्होंने जटा बांधी थी, परंतु वो वहां से गुस्से में भरकर लौट रहे होते हैं। तब उन्हें रास्ते में कुछ बालक खेलते हुए मिलते हैं और कुछ बालक खेलते हुए मिलते हैं तो वो उस खेल को आराम से खड़े रह कर देखते हैं, निहारते हैं उस खेल को। और उस खेल के अंदर वो क्या देखते हैं कि कुछ बालक है, उसका एक जो बालक है वो नेतृत्व कर रहा है, यानी एक राजा बना हुआ है, दूसरे प्रजा के रूप में वो जैसे जैसे बालक कह रहा है, यानी राजा जैसे आदेश देता है वैसे ही वो आदेश दे रहा है और प्रजा भी उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रही है और उसका कहा हुआ कर रहे हैं। तब वो सोचते हैं कि ये बालक मुझे हेल्प कर सकता है धनानंद को मारने में या धनानंद के साम्राज्य को नष्ट करने में। वो वहां से उस बालक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तेरे पिता व माता का क्या नाम है। वो कहता है कि मेरे पिताजी और माताजी कोई नहीं है, मुझे एक व्यापारी ने खरीद रखा है, तो आप मेरे जो व्यापारी था उससे, जो मेरा स्वामी है उससे आप बात कर लीजिए, ताकि वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। एक अनुश्रुतियों के अनुसार एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त था वो धनानंद की एक दासी का ही पुत्र था। यूनानी इतिहासकार ये भी मानते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसकी अभी तक जानकारी स्पष्ट रूप से हमें नहीं है, परंतु अनुश्रुतियों की बात करें तो वहीं से चाणक्य उस व्यापारी से मिलते हैं और वहां से चंद्रगुप्त को लेकर अपने आश्रम तक्षशिला चले जाते हैं और वहां जाकर वो उस बालक को इतना प्रशिक्षण देते हैं जिसके कारण वह एक काबिल शासक बन जाता है। और काबिल शासक होने के कारण चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध पर आक्रमण करते हैं और धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की
स्थापना करते हैं तथा चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री के तौर पर कौटिल्य को नियुक्त कर देता है। तो इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। धनानंद पहले से वो शक्तिशाली शासक था। अतुल धन संपदा होने के कारण उसे धनानंद कहा गया था, जिसके कारण ऐसे साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो पहले ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। अगर हम सोने की चिड़िया की बात करें तो वही जो बिहार पटना के आसपास का जो क्षेत्र है वही प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वहां पर मृदा बहुत उपजाऊ होने के कारण वहां कृषि थी वो उन्नत अवस्था में थी। और बात करें तो पास पास में जो जंगल थे वहां पे भी लोहे की खदानें पर्याप्त मात्रा में थी, खनिज भी वहां से निकाले जाते थे, जिसके कारण खनिजों की बात करें तो खनिज लोहा वहां आराम से निकाला जाता था। अस्त्र शस्त्र के रूप में वो अच्छे से काम आ जाता था। अस्त्र शस्त्र लोहे से बना दिए जाते थे। मृदा बहुत उपजाऊ थी, परिणाम स्वरूप मृदा से क्या करा जाता था कि कृषि बहुत बढ़िया होती थी, जिससे राज्य को राजस्व के रूप में धन भी बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त हो जाता था, बहुत अधिक मात्रा में इनकम थी। और बात करें तो पास में जो जंगल थे वहां पे बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जिसके कारण सेना का गठन करने में हाथियों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण रहती थी। जब धनानंद की मृत्यु हो गई उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ऐसा शासक था जिसने विदेशियों की दासता से भारत को मुक्त करवाया और एक वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण करा, जिसको कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत तक फैल गया था। यहीं से उसने एक यूनानी शासक सेल्यूकस पर आक्रमण करता है और उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह करता है। हेलेना के साथ मेगास्थनीज आता है, भारत आता है तथा चंद्रगुप्त मौर्य भी उसे उपहार स्वरूप 500 हाथी दान दे देते हैं और चंद्रगुप्त दहेज के रूप में 4 प्रांत ले लेता है। परिणाम तो ये कह सकते हैं हम कि वैज्ञानिक सीमा के साथ साथ चंद्रगुप्त ने ये ध्यान रखने की कोशिश करी कि इस सीमा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाए और वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया जाए, जिसके कारण बाहरी आक्रमणों से अपने देश को बचाया जा सके। तो हमें इन सब की जानकारी मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका से प्राप्त होती है। उसके बाद अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी, जहां से हमें राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में भी पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। और अशोक जैसे राजा ने भी बहुत सारे अभिलेखों की स्थापना करी, जिसके कारण अभिलेखों से भी हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी पर्याप्त रूप में मिल जाती है। तो इसी के साथ आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कहां से हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।